नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज आपको नई सरकार मिलने वाली। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए योगी 2.0 का गठन हो रहा है और आज मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर देखिए लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार का गठन आज होगा, लेकिन इसी के साथ कई आपको आज वीवीआईपी चेहरे भी शपथ ग्रहण समारोह में नजर आने वाले हैं। कौन कौन से मंत्री आपको मंच पर नजर आएंगे, किन किन वर्गों को साधा जाएगा मंत्रिमंडल में, इसकी तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी। और इसी को लेकर लगातार हम आपको सुबह 7 बजे से कवरेज दिखा रहे हैं। किस तरीके की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है और किस तरीके की तस्वीरें सीएम आवास पर है, यानी कि 5 कालीदास मार्ग पर। और आज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, सरकार के गठन को लेकर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके सबसे पहले आपका तारुफ और अपने खास मेहमानों से मैं करवा देती हूं। हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है, बखूबी समझते हैं राजनीति को। नावेद शिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपकी भी टिप्पणी बहुत मायने रखेगी। और इसी के साथ संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक एक करके मैं आप सभी मेहमानों का रुख करूंगी। सबसे पहले नावेद शिकोह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। चर्चाएं बहुत हुई, कौन होगा डेप्यूटी सीएम, कौन सा वर्ग इसमें साधा जाएगा, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है भारत समाचार पर कि रिपीट होंगे दोनों डेप्यूटी। जी, जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग रिपीट हो रहे हैं और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पिछली सरकार जो योगी सरकार रही है उसमें कहीं उनके कामकाज से हाईकमान खुश रहा है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे नाराजगी रही हो, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उसमें रिपीट हो रहे हैं। वो बात अलग है कि जो चुनाव हार चुके हैं वो शायद नहीं होंगे, लेकिन केशव मौर्य जी के अलावा। लेकिन ये बात जो अभी सामने आई है खासतौर से आप लोगों के खबरों से, कि ज्यादातर लोग रिपीट हो रहे हैं और जो नए लोग सामने आ रहे हैं उसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर युवा हैं और काफी जातिगत जो समीकरण है उसके हिसाब से बहुत अच्छा संतुलन बनाया गया है। और शायद इसीलिए काफी दिन तक काफी मंथन होता रहा, बहुत विचार विमर्श और हाईकमान के साथ में जो सारी चीजें हैं वो तय होने के बाद में एक बहुत बड़ा एक मेगा पॉलिटिकल शो एक तरीके से होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी एक शक्ति प्रदर्शन भी है जी, और मैं समझता हूं कि ये लोकसभा का एक बहुत बड़ा शंखनाद है, जिससे ये जाहिर होगा कि उत्तर प्रदेश एक आधार होगा आगामी लोकसभा चुनाव का। बिल्कुल। और देखिए नावेद शिकोह जी, लगातार हम ब्रेकिंग जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आज योगी सरकार में कौन कौन चेहरे हैं जिन्हें तरजीह दी जा रही है। वो पुख्ता नाम हम आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह का नाम देखिए उसमें शामिल हो चुका है। डिप्टी सीएम का नाम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा का शामिल हो चुका है। और इसी के साथ देखिए अब ये भी हमने देखा कि इस बार के चुनावों में कि केशव प्रसाद मौर्य हार तो गए, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी तो हो सकता है उन्हें मंत्रिमंडल में लाने का, उस पद पर रखने का, क्योंकि वो पिछड़ों से आते हैं, पिछड़ों के नेता हैं वो। और ऐसे में एक बड़ा जनाधार जो है वो पिछड़ों का मिला है भारतीय जनता पार्टी को। इस बार वो अपना चुनाव भले ही हार गए। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रही हूं सवाल को लेकर। ये स्ट्रेटेजी रही होगी कि पिछड़ों को एक बार फिर से बड़ी संख्या में आगे के चुनावों में लाना है और 24 तक वो रिजल्ट ले जाना है। देखिए, चुनाव हारना किसी के पॉलिटिकल स्टेचर के नापने का पैमाना नहीं होता है। बिल्कुल, उसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण होती है। और केशव मौर्य आप खाली पिछड़ों के नेता नहीं है, माफ कीजिएगा। केशव मौर्य चुनाव हार के जब से लखनऊ बैठे हैं, मुझे लगता है कि अकेले ऐसे राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनसे 125 से ज्यादा पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक जाकर मिल चुके हैं और उसमें हर वर्ग के विधायक हैं। तो उनकी अपनी स्वीकारता है, उनकी अपनी उपयोगिता है। जहां तक ये जो ब्रेकिंग आप बता रही हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि कोई तीसरा डिप्टी सीएम बन रहा है। आपके ही चैनल पे कितने डिबेट्स में आया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हमेशा कहा कि दोनों डिप्टी सीएम रिपीट हो रहे हैं, अधिकांश मंत्री रिपीट हो रहे हैं। हाँ, चूंकि क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन दुरुस्त करना जरूरी होता है। 2024 का इलेक्शन सामने है, उसका आधारभूत एक ढांचा तैयार करेंगे जो संकेतक होगा, जो इशारे करेगा कि हम किस लाइन पे जा रहे हैं। इस दृष्टि से क्षेत्रवार रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा। महिलाओं को तवज्जो मिलेगी, बार बार कहा जा रहा है, और जो नए चेहरे हैं उनको मिलेगा। हाँ, एक चीज आश्चर्यजनक हो सकती है, ये भी मुझे पता नहीं क्यों परसों से मुझे लग रहा है मेरे से हटा रहा कि बेबी रानी मौर्य जिनकी इतनी चर्चा बार बार हुई कि डिप्टी सीएम बनेगी, डिप्टी सीएम,
मुझे लगता है मंत्री नहीं बनेगी। उनको भारतीय जनता पार्टी संभवतः हाँ विधानसभा अध्यक्ष बनाने का पक्षधर है। जी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बहाने एक बढ़िया संदेश देना चाहता है, चूंकि उनको जब राज्यपाल पद से इस्तीफा दिला करके सक्रिय राजनीति में लाया गया और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, तो जाहिर सी बात थी कि उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर सत्ता में दोबारा आती है भारतीय जनता पार्टी दी जाएगी, और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डिप्टी सीएम या इक्विवेलेंट ही हो सकती है। लेकिन भाजपा ने अपनी पिछली जो कामयाब सरकार थी उसके ढांचे से बहुत छेड़छाड़ की योजना ही मस्तिष्क से निकाल दी जी। तो ऐसे में तीसरे डिप्टी सीएम की गुंजाइश नहीं रह गई। तो फिर एक बड़ा पॉलिटिकल कद होता है समझने का कि आप विधानसभा अध्यक्ष बनाते, महिला विधानसभा अध्यक्ष, गवर्नर रही हैं, मेयर आगरा की रही हैं, बाकी जो भी चेहरे आएंगे फ्रेश चेहरे आएंगे, एक अच्छा संतुलित बिल्कुल। एक बड़ा देखिए आपने अनुमान पहले भी लगाया था कि 2 डिप्टी सीएम ही रहेंगे। हालांकि चर्चाएं तमाम हुई कि 3 का खाका हो सकता है, और कल तो देखिए ये भी चर्चाएं हो गई थी, क्योंकि ये कहीं विधायक दल का नेता बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र ही नहीं किया कि उन्हें सहयोग के लिए 2 चेहरे और चाहिए, तो इसको लेकर भी चर्चा आई थी। लेकिन आज उस पर पूर्ण विराम लग गया, आपकी बात भी सच हो गई है। और देखिए हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र भी जुड़ चुके हैं, विधानसभा से सीधे राहुल सौमित्र में ज्वाइन कर चुके हैं। लगातार सुबह से राहुल सौमित्र विधानसभा में डटे हुए और वहां से एक एक अपडेट बता रहे हैं कि क्या हलचल चल रही है, कौन कौन से चेहरे एक एक करके वो नाम बता रहे राहुल जो सामने आना शुरू हो चुके और पुख्ता हो चुके हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और नीचे देखिए ब्रेकिंग भी हम क्या चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री समेत 51 चेहरे जो हैं वो मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। तो 51 का फैक्टर जो है, 51 का जो आंकड़ा है, संजीव जी मैं आपसे जानना चाहूंगी इसमें किस तरीके से क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश होगी? तकरीबन 15 दिनों के बाद में ये आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। 15 दिन कम नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है कि 15 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीतियों को और मजबूत करने में वक्त लगाया है। उसको पता है भारतीय जनता पार्टी को कि ये जीत तो मिली है लेकिन बहुत सारे सीटों पे हार भी मिली है। उसको ये भी पता है कि तकरीबन 80 से ज्यादा सीटों पर हार जीत का आंकड़ा जो था या अंतर जो था वो 1000 से 2000 के आसपास में है। 125 से ज्यादा सीटों पे 5000 के आसपास में मतों का अंतर है। तो ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट करने के लिए काफी है। जीत हुई है, आगे 24 की रणनीति भी बनानी है, मंथन भी करना है। जिन वर्गों से नाराजगी है, जो लोग पहले से ही या इस चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने आप को बाहर कर लिया था, उन लोगों की नाराजगी को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें उस वर्ग को भी संतुष्ट किया जाएगा और आने वाले 24 को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे मंत्रिमंडल का विस्तार या ऐसे मंत्रिमंडल का निर्माण इसमें करने का प्रयास है जिसमें हर वर्ग को खुश किया जाए, उसके प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जाए, चाहे वो महिला हो या पिछड़े वर्ग से। हमने देखा है कि पिछड़े वर्ग की जिस तरह से नाराजगी रही और वो लोग जो लोग बाहर चले गए, भले वो नहीं जीत पाए हों, उनको हार मिली हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दरकिनार कर देने लायक है। कहीं ना कहीं उसका एक व्यापक मैसेज गया है। संभव है कि 24 पे भी उसका असर हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पुख्ते तौर पे हर एक वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास और एक लंबी रेस का घोड़ा। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो भव्य आयोजन है, वो भव्य आयोजन का मतलब ये है कि क्या निराश हुआ जाए। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने जीत हासिल की है, ये टेम्पर बना रहना चाहिए। और जो हार गए, एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी हमने देखा, जिस तरह से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को जिस तरह से जगह बनाने दिया गया है, ये भी एक कोशिश की गई है मैसेज देने की कि केवल और केवल यदि पार्टी में भी किसी तरह से आपसी फूट हो या भीतरघात की भी कोई बात हो तो उसको भी जगह नहीं दी जाएगी। जो आला कमान, जो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व या उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जो निर्णय ले लिया, उसके निर्णय के साथ साथ आपको जाना ही होगा। तो एक मजबूत लोगों के बीच में मैसेज भी, एक मजबूत छाप छोड़ने के साथ साथ मजबूत छवि सरकार की 5 सालों में आगे और हो। हमारे सहयोगी राहुल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, ओवर टू यू। नहीं शिवांगी, जो आपके साथ लोग बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूं, जो राजनीतिक विश्लेषक है और वरिष्ठ पत्रकार है। एक तो ये कहा गया कि गुजरात मॉडल दिखेगा इस सरकार में, तो ये गुजरात मॉडल क्या है? और दूसरी बार एक परंपरा रही है कि जब भी कोई मंत्रिमंडल की शपथ लेता है, यानी मंत्री पद की शपथ लेता है, तो वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मिलता है। वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है।
अभी तक? मनोज जी इसका जवाब मैं चाहती हूँ आप दीजिए। देखिए, राहुल जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, कोई साल 2 साल या 5 साल की पार्टी नहीं है, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, और जो अभी चुनाव हुआ उसमें अधिसंख्य जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पंजाब को छोड़ दिया जाए तो जो पार्टी बार बार लगातार चुनाव जीत रही हो तो वहाँ अब चीज़ों को सोचने का, देखने का नज़रिया बदल जाता है। देखिए, पहली बार चुनाव जीतना, बार बार चुनाव जीतना, दोनों बड़ा अंतर होता है। तो ये जो एक दूसरा कि जो लोग हैं जो संगठन में हैं उनका बार बार प्रधानमंत्री, जो राहुल जी का प्रश्न है कि बार बार प्रधानमंत्री जी से मिलना, मुझे लगता है कि अब ये सारे लोग संगठन के हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के काम को जानते हैं। तीसरा जो बार बार बात एक आ रही थी कि चुनाव के समय भी ये बात आई थी कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इनके मंत्रियों पर देखिए, भगदड़ या मिलना या मिलाना या इधर या उधर जाने की बात वहाँ आती है जहाँ सरकार में बहुत सारे मंत्रियों पर दाग हो या उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा हो। पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मैंने बहुत पहले भी कहा था कि दोनों डिप्टी सीएम बने रहेंगे, हेमंत जी ने भी कहा था कि हमने कहा था कि नहीं, डिप्टी सीएम बने रहेंगे, क्योंकि किसी भी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं किसी पर भी कोई किसी तरीके कोई आरोप नहीं है, सबने कार्य किया। और जो सबसे बड़ी बात थी कि केशव मौर्य जी चुनाव हार गए हैं, चुनाव हारने के बाद भी चूंकि वो राजनीतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से वो उपयोगी हैं, 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होना है, तो बार बार प्रधानमंत्री से मिलने का, दिखाने का, अब भारतीय जनता पार्टी का वो हमें लगता है कि दौर समाप्त हो चुका है। और ये जो सरकार है ये दूसरी बार, लगातार दूसरी बार सरकार आई है, तो परफॉर्मेंस का समय है। तो परफॉर्मेंस के लिए हमें लगता है कि परफॉर्मेंस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत हड़बड़ी में नहीं होगी और हड़बड़ी में होना भी नहीं चाहिए, उनके पास एक स्पष्ट बहुमत है। ठीक है मनोज जी। नाविद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, 18 मंडल, 4 रीजन, हम इसको भी एक डिफाइन करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो है कि इन 18 मंडल से कौन चेहरे हो सकते हैं, इन 4 रीजन से कौन से चेहरे जो हैं वो इस बार बड़े पद पर या हेरफेर में या नए हो सकते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा खुल के कोई नाम लेना उचित नहीं होता है। और हम लोग का ये अनुभव रहा है कि जो नाम ले लो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जरूर है कि संतुलन बहुत गजब का बनाया गया होगा, क्षेत्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जाति के हिसाब से। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट की तारीफ की जाती है उसमें ये भी एक कला है, ये भी एक कौशल है, किस तरीके से किसको मौका दिया है, कहां पर मौका दिया जाए। इसमें जो बात बार बार निकल के आ रही है कि युवाओं को ज्यादातर मौका दिया गया है, इसके अलावा जिनकी बहुत अच्छी इमेज है, जिनकी छवि अच्छी है और अपनी बिरादरी में, अपनी जाति में उनका कितना अच्छी पकड़ है, ये सारी चीजों पर गौर किया गया है। और उस हिसाब से इस तरह की कोशिश की गई है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि कोई जाति की अति हो जाए, किसी क्षेत्र में अति हो जाए, किसी आयु वर्ग में ज्यादा हो जाए और कहीं पर कम हो जाए। महिलाओं की भागीदारी ऐसा ना हो कि सवाल उठे कि नहीं हुई है। बुजुर्ग और वरिष्ठ लोगों को भी कहीं ना कहीं शामिल किया गया। इस तरीके से क्षेत्र वाइज इस बात में कोई शक नहीं है कि जो आपने सवाल किया कि क्षेत्र के हिसाब से जरूर प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा गया। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज का जो बहुत दिलचस्प और बहुत ही मेगा शो जिसको कहा जा रहा है पॉलिटिकल, इसमें गैदरिंग को अगर कहा जाए, भीड़, जो क्राउड, जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो मेहमान लोग शामिल हो रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या होगी। मैं समझता हूं कि ये हेमंत जी बताएंगे, बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने कई शपथ ग्रहण समारोह देखे होंगे, इतना बड़ा क्राउड शायद ही कभी इतने किसी शपथ ग्रहण समारोह में हो। और ये इसके पीछे का एक कारण मुझे लगता है कि ये अपने वर्कर्स को सम्मान दे रहे हैं, ये उन कार्यकर्ताओं में जोश पैदा कर रहे हैं जिनको अभी और लड़ाई लड़नी है, वर्कर्स को सम्मान तो दे रहे हैं शिवांगी, वर्कर्स को ये लोग सम्मान तो दे रहे हैं, कोई बात नहीं ये लोग, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, चूंकि इतना बड़ा पैनल बैठा हुआ है, नावेद शिकोह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और हेमंत तिवारी जी हैं, और साथ ही साथ मनोज पांडे हैं। मंत्रिमंडल कैसा होगा हम ये जानने के लिए बैठे हैं। मैंने आपसे पहले ही सवाल किया मनोज पांडे जी, एक परंपरा ये रही, आप लोगों सभी लोगों से मेरा सवाल है कि जिसे भी मंत्रिमंडल की शपथ लेनी होती है वो मुख्यमंत्री के पास आता है। एक बार 10 बजे इस बात का जिक्र था कि चाय जाएंगे, बाद में खंडन भी हो गया। तो मंत्रिमंडल कैसा रहने वाला है ये तो बताना पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार है, कैसे बच रहे हैं? नावेद जी कह रहे हैं
कि जो हम बोलते हैं उल्टा हो जाता है। मैं हेमंत जी से सवाल करूंगा, हेमंत जी से मैं सवाल करूंगा। हेमंत जी, इस बार का मंत्रिमंडल कैसा होने जा रहा है? बहुत सारे नामों का खुलासा भारत समाचार ने कर दिया है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं ये गुजरात मॉडल क्या है? हमारे दर्शक समझना चाहते हैं ये गुजरात मॉडल क्या है और उसके कितना असर देखने को मिलेगा इस मंत्रिमंडल में? भाई साहब, अगर गुजरात मॉडल में यूपी बन जाए तो सबसे पहले योगी जी की शपथ ही नहीं होनी चाहिए। गुजरात मॉडल क्या है? भूपेंद्र पटेल क्या थे? कोई पुराना मंत्री है गुजरात में? सही बात। सबके सब बदल डालो, वो बजाज के बल नहीं होते हैं। गुजरात मॉडल तो है, अगर सरकार पर आप जाएंगे तो गुजरात मॉडल, सवेरे की चाय, ये मीडिया नए नए तरीके की बड़े बड़े विशेषज्ञ आजकल हो गए। आजकल मीडिया में भी बहुत बड़े बड़े जानकार, कलाकार, भविष्यवक्ता, ज्ञानी, महापुरुष हो गए हैं, जिनका गणित और जिनका ज्योतिष दुनिया में सबसे ऊपर है, वही चाय पिलाते हैं। कल किसी एंकर ने मुझसे पूछा चैनल पे 10 बजे चाय में क्या क्या होगा। हमने कहा भाई जब तक मुझे न बुलाया जाए चाय पे मैं गारंटी नहीं करता हूँ। और चाय पे मुख्यमंत्री क्यों बुलाएगा? क्या राज्यपाल के यहाँ सूची भेजने के पहले वो सार्वजनिक रूप से डिस्क्लोज करना चाहेगा किसको मंत्री बना रहे हैं? और आपकी जानकारी के लिए मंत्रिमंडल में कौन होगा इसकी अधिकृत सूचना टिल नाउ, अभी इस वक्त तक राज्यपाल को मनोनीत मुख्यमंत्री की ओर से नहीं भेजी गई है। ये अभी थोड़ी देर बाद भेजी जाएगी, इसलिए चाय का रखने को औचित्य नहीं था। फिर भी चर्चाएं होती हैं, अनुमान लगाए जाते हैं, आकलन किया जाता है। मैं जानता हूं, आप खुद राहुल जानते हैं, इतने दिन से नए तासीर वाली भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली आप देख रहे हैं। यहाँ साहब दाएं हाथ को नहीं पता लग पाता बाएं हाथ क्या हो रहा है। जो डिसीजन होता है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हीं तक रहता है, उसको हजम किए रहते हैं जब तक उसको सार्वजनिक करना। यानी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकार के पास, यहाँ सबसे बड़े पत्रकारों का समूह है, उनके पास अभी कोई खबर नहीं है। नहीं, ये निष्कर्ष आप गलत निकाल रहे हैं। हाँ। एकदम आप जैसा विद्वान और काबिल आदमी अगर ये निष्कर्ष निकालने लगे। अरे मैं तो आपको विद्वान मानता हूँ, आप मुझे कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ खबर बताता हूँ जनता को, जो आप लोग बताते हैं वो खबर बता देता हूँ। हेमंत जी, जनता आपको सुन रही है, जान रही है ना कि कैसा होगा मंत्रिमंडल। तो वही तो बता रहा हूँ साहब, हमको झूठ बोलने और बाद में झूठा साबित होने का शौक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ वही होने वाला है। नवेश को बहुत पतली गणित निकल ली। जहां तक नामों की बात है, ध्यान रखिएगा, ये नाम ऑलरेडी सब आ चुके हैं। एक दो नाम डिफर कर सकते हैं, नाम तो सारे अखबारों में छपे हैं, आपके चैनल पे चल रहे हैं, नीचे टिकर में चल रहा है, हम आप जिक्र कर रहे हैं, नाम वही है। लेकिन इतना जरूर है कि नॉन परफॉर्मर के नाम पर मुझे नहीं लगता कोई बैठाया जा रहा है। एक नई चीज मिलेगी। जी हेमंत जी, देखिए आपने कुछ चीजों का जिक्र किया पहले भी, जैसा कि आपने बोला कि मैंने तो पहले ही कहा था कि 2 डेप्यूटी सीएम होंगे, रिपीट होंगे ये, और आपने जैसा एक चैनल का उल्लेख यानी कि जिक्र करते हुए कहा कि जब मुझसे पूछा गया कि चाय पर चर्चा होगी तो कौन कौन से नाम होंगे, तो आपने कहा भाई मुझे क्या पता, मुझे पहले बुलाया तो चाय पर। लेकिन आप बेबी रानी मौर्य का भी जिक्र करते अभी दिखे हमारे मंच पर ही कि वो अध्यक्ष के तौर पर हो सकती है विधानसभा के। अभी मेरा अनुमान है, लेकिन आपका अनुमान हेमंत जी के सारे सटीक बैठ रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि आपके सारे अनुमान मुझे लगता है सही होंगे। अनुमान तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जो इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो गुंडों और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, पूरा प्रदेश भयमुक्त है, गुंडों अपराधियों में भय व्याप्त है। वर्तमान मंत्री नंद कुमार नंदी हैं और जाहिर सी बात है कि अच्छे वोटों से इस बार भी जीत करके आए हैं और दोबारा एक बार फिर जो है मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन साफ नहीं कर रहे हैं, पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन खुशी जरूर जाहिर कर रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो सजा हुआ है, सबरा हुआ है। जिस तरह से प्रचंड बहुमत सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी बना करके लाई है, YM फैक्टर यानी योगी और मोदी का जो फैक्टर है वो काम किया है। जनता ने विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को जनता ने चुना है, लिहाजा उस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन
शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ज्यादा कुछ ना बोल करके सिर्फ मुस्कुरा कर वो अपना जवाब दे रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष आतनुकुमा, भारत समाचार, लखनऊ। नंद गोपाल नंदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई है। तो जो अब चेहरे आपको भारत समाचार में दिखते जाएंगे उनका मंत्री बनना तय है। ये पिछली सरकार भी मंत्री थे, बेहतरीन कार्य था। मनोज पांडे हमारे साथ हैं और नावेद शिको हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे स्टूडियो से। ये इन्हें कंफर्म माना जाए कि ये मंत्री बनेंगे, चूंकि इनके कार्यकाल में कई हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश में। नावेद जी। जी बिल्कुल, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है। कुछ नाम ऐसे हैं खासतौर से जो सरकार में रहे हैं, उनके रिपीट होने की तो ज्यादातर संभावना सभी व्यक्त कर रहे हैं। इशारों से पार्टी से जुड़े लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ज्यादातर वही रिपीट होंगे और कुछ 10-12 लोग नए विधायक शामिल होंगे। तो इस पर कोई मोहर तो कोई नहीं लगा सकता, लेकिन अनुमान उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, उनके बारे में सरकार उनसे खुश थी और वो जीते भी हैं और बहुत ही बड़ी लड़ाई में जीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका रिपीट होना लगभग संभव है। मनोज जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो बेहतरीन कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है अपने कार्यकाल के दौरान, उसे इनाम तो बनता ही है। अरे उसे अच्छे नंबर बनते हैं। हम तो टीचर हैं, जो विद्यार्थी अच्छा कार्य करता है उसे अच्छे नंबर मिलते हैं और राजनीतिक दलों में भी अच्छे कार्य का इनाम मिलता है। मैंने पहले कहा कि देखिए, अब इस समय तो इशारों की बात होगी। कोई भी हेमंत जी ने बता दिया कि अभी सूची पहुंची नहीं और 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, तो स्वाभाविक रूप से अंतिम समय तक मंथन किया जाएगा। कुछ नए चेहरे जोड़े जाने हैं, जो लोग छोड़ के चले गए हैं या जो चुनाव हार गए हैं उनकी जगह नए मंत्री बनाए जाएंगे। पुराने मैक्सिमम चेहरे रिपीट होंगे क्योंकि सरकार रिपीट हुई है, तो सबके परफॉर्मेंस का जो इंडिकेटर है वो मिल गया है और सबने अच्छा कार्य किया है। ये मान के एक चीज बता दिया मुझे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मैं हेमंत तिवारी जी के पास जाता हूं। आप कह ये रहे हैं कि अभी भी कुछ नामों को लेकर मंथन हो रहा है। क्या हेमंत जी ये संभव है कि अभी भी कुछ नामों को लेकर मंथन है, या सब तय हो गया है? किसे किसे मंत्री बनाया जाएगा, किसे राज्य मंत्री बनाया जाएगा, किसको स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा? नहीं, अब लगभग चीजें अंतिम हैं। कल तक अनंतिम थी। अनंतिम में 2 नाम ऐसे थे जिसको ड्रॉप किया जाना था, लेकिन रात में जो बातचीत हुई है उसके बाद ये हुआ है कि नहीं, उनको रख करके एक अवसर और देना है, उनके विभाग बदले जाएंगे। ये करीब तय हो गए। अंदरूनी खबर है, ऐसा नहीं खबरें नहीं मिलती, खबरें कुछ मिलती हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जो चाय की चर्चा हो रही थी, चाय का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। रात को डिनर है मुख्यमंत्री की ओर से, जिसमें जितने मंत्री शपथ लेंगे वो पूरा मंत्रिमंडल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहेंगे। जो राज्य अतिथि हो करके आ रहे हैं, जिसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े फिल्म एक्टर्स हैं और समाज के अन्य लोग हैं, कुछ स्वामी लोग हैं, इन लोगों को बुलाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मतलब ग्रैंड गाला डिनर का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आवास पे रखा गया है। चाय का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। अभी आप नंदी की बात कर रहे थे राहुल, ये सब देखिए, नंदी भी कम मौसम वैज्ञानिक नहीं है, बड़े वाले हैं। बीच में जब थोड़ा सा लगा कि कुछ सर्वे में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरने लगा, तो नंदी जी भी अपनी वैकल्पिक व्यवस्था में लग गए थे, लेकिन परिस्थितियां देखी कि नहीं, मामला ठीक है, तो जमे रहे। ये सब ऐसे राजनेता हैं जो पद का पहले निर्धारण और लक्ष्य तय करने के बाद ही तब राजनीति में सक्रिय होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। इनका तो प्रयागराज का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और आप प्रयागराज को समझते हो। फिर भी अवसर मिलेगा क्योंकि लगातार रहे हैं। बसपा की सरकार में मंत्री रहे हैं, भाजपा की पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। वो अच्छा समाजवादी पार्टी में नहीं थे ना, उसमें नहीं जा पाए थे। समाजवादी पार्टी में नहीं जा पाए। नहीं, समाजवादी कांग्रेस में रहे हैं, बसपा में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में रहे। संजीव कौशिक भी शिवांगी है, उन्हें भी पूछिए, वो दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल संजीव जी, देखिए आप लगातार सुन रहे हैं तमाम वरिष्ठों की बातों को और देखिए हम लगातार सवाल भी आप ही से कर रहे हैं क्योंकि आप जानकार हैं, बखूबी समझते हैं राजनीति को। इस बार देखिए हमने देखा विधानसभा के चुनावों के नतीजों में कि पिछड़ों का वोट बैंक बीजेपी को बहुत मिला और बसपा से छिटक कर दलितों का वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। तो इन दोनों की झलक आपके लिहाज से मंत्रिमंडल में कैसे होगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के नए नए अध्याय लिखने में माहिर है और वो लगातार उनकी कोशिश यही है कि एक बार फिर नई इबारत लिखी जाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, निश्चित तौर पे जिस वर्ग से, या हम बसपा की बात कर ले, बहुत सारे लोग तो ये खुलेआम ये बात कह रहे थे कि बसपा किससे लड़ रही थी कुछ पता नहीं था। बसपा जिस तरह से हमने देखा कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लड़ रही, वहाँ पे टीएमसी से और भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने बखूबी देखा कि वो क्या चाह रही थी। उसी तरह से बसपा की भी भूमिका कम से कम उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही थी कि बसपा की इच्छा क्या थी, भले वो चुनाव में थी। निश्चित तौर पे उस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और मजबूती के साथ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्रिमंडल की बात बार बार कही जा रही है कि आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या है, कौन है, किसके नाम आगे हैं, इस बार बड़ी गोपनीयता बरती जा रही है। सच तो यह है कि जितने जानकार लोग हैं जिनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं और जिन सूत्रों की बदौलत हम लोग बड़ी मजबूती से ये बात कहते हैं, सूत्र ही आजकल पूछ रहे हैं कि क्या इन बातों के इन नामों पे चर्चा हो रही है, ये पुख्ता है क्या। तो बहुत विचित्र स्थिति है इस बार। सारी चीजें बड़ी गोपनीय तरीके से की जा रही हैं और कोशिश यही है कि ये बातें बाहर न निकले। लेकिन फिर भी हवा सूंघने वाले लोग, जो राजनीतिक लोग होते हैं, क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं, वो सूंघ लेते हैं कि क्या होने वाला है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये पूरे मंत्रिमंडल की बात यदि करें तो उस पर आपको 2024 की छाप दिखाई देगी। चलिए, अब नावेद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी नावेद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, साफ कर दिया संजीव जी ने कि 2024 की छाप होगी और ये हम कह भी रहे हैं कि 2024 की छाप होगी। और ऐसे इस बार कैबिनेट मंत्री होंगे जो 15 से 10 साल यानी 10 से 15 साल तक प्रतिनिधित्व कर सके पार्टी का, क्षेत्रों में और समाज में भी। लेकिन इसी के साथ इस बार के चुनावों में देखिए हमने चर्चा भी यही की कि भारतीय जनता पार्टी को जीत अगर मिली है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट महिला वोटर्स का है। युवाओं का भी कहीं ना कहीं इस बार वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। और इन्हीं दोनों MY फैक्टर को लेकर हम भी कह रहे हैं कि कितनी तवज्जो होगी मंत्रिमंडल में। जी, बहुत दिलचस्प बात है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती है और इस चुनाव में नहीं, इससे पहले लोकसभा में भी ये कहा गया और उनका अपना जो डाटा है, जो उनका अपना अंदाजा है, वो ये कहते हैं कि महिलाएं हमें ज्यादा वोट देती हैं। और हर समाज में, जिनको मुस्लिम समाज को कहा जाता है कि वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं, लेकिन भाजपा का दावा है कि मुस्लिम समाज से भी निकल के महिलाएं भले ही चुपचाप तरीके से दें, उनके परिवार को पता ना हो, लेकिन वो दें। उनकी भाजपा के ऊपर मुस्लिम महिलाओं का भी विश्वास है, ये उनका भाजपा का ये दावा है। और ये बात सही भी है कि वोट प्रतिशत बढ़ा है, एंटी इंकम्बेंसी का असर नहीं हुआ है और वोट ज्यादा मिला है भाजपा को, भले ही सीटें कम हो। तो इससे इस बात पे यकीन भी किया जा सकता है कि हो सकता है कि उनका दावा सही हो और महिलाएं उनको का ज्यादा विश्वास मोदी के ऊपर, योगी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा विश्वास महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा हो, इस बात को माना जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरा चुनाव जो कांग्रेस ने लड़ा वो महिलाओं के ऊपर लड़ा। उन्होंने सारी चीजों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जहां धर्म और जाति के विषाद के बिना चुनाव लड़ा ही नहीं जा सकता है, वहां पर कुछ भी इस तरह की ना चर्चा की, ना धर्म की बात की, ना जाति की बात की, महिलाओं को आगे लाने की बात कही। और इस बात से हम सब अंदाजा लगा रहे थे कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि एक नया मुद्दा, एक नए कंटेंट पे काम हो रहा है जिस पर किसी ने हाथ ही नहीं रखा। लेकिन यकीन की बात देखिए कि इतना सब कुछ कोशिश के बाद प्रियंका सड़कों पे उतरी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन भाजपा को तो जाहिर सी बात है कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि महिलाओं का विश्वास बना रहे, उनकी भागीदारी रहे। 7 से 8 कही जाने की महिला मंत्री हो सकती हैं, क्या ये 7 से 8 का जो खाका है महिला मंत्रियों का, क्या संभव है? क्या भारतीय जनता पार्टी 7 से 8 मंत्रियों को तवज्जो दे देगी इस बार के मंत्रिमंडल में? जी, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे? जी बिल्कुल, ये उम्मीद बिल्कुल जताई जा रही है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी और जितनी थी उससे प्लस तो होगी ही, जाहिर सी बात है। और मुझे लगता है कि उसमें कई जातियों का ध्यान रखा जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा और महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ में हर जगह पर, हर, जैसा कि हेमंत सर ने इशारा किया है कि हर महत्वपूर्ण कुर्सी पर, पद पर महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। और ये इस बात पर मोहर लगाई जाएगी कि महिलाओं ने जिस तरह भाजपा पर विश्वास किया है उस तरीके से भाजपा भी महिलाओं को आगे बढ़ाएगी। और बात, सवाल भले ही कांग्रेस का था, कोशिश कांग्रेस की थी, लेकिन उसको कर दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए मनोज जी मैं आपके पास आ रही हूं, यूथ कितनी भागीदारी निभाएंगे? क्योंकि ये भी देखिए कहा जा रहा है कि 45 से 50 के बीच के लोगों को ज्यादा जगह दी जा रही है, यूथ को ज्यादा जगह दी जा रही है इस बार के मंत्रिमंडल में। देखिए, वैसे भी भारत अब युवाओं का देश है, बिल्कुल, यूथ की संख्या अधिक है,
यूथ की समस्याएं भी अधिक हैं और यूथ की समस्याओं का समाधान भी सबसे अधिक है। युवा के मन की बात को, मन की पीड़ा को नहीं, चूंकि सरकार बन रही तो पीड़ा की बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन मन की बात, मोदी जी मन की बात करते हैं तो मन की बात युवा ही समझ सकता है और युवाओं को तरजीह दिया जाएगा ऐसा मुझे भी लगता है। और पिछली सरकार में भी युवाओं को तरजीह दिया गया था। हाँ। ऐसा नहीं था भारतीय जनता पार्टी में इस बार वो हम लोग पिछली सरकार का देख रहे थे, पूरा खाका जो था मंत्रिमंडल का उसमें युवाओं को तरजीह थी। इस बार क्या उससे ज्यादा होगी? नहीं, युवाओं को तरजीह अधिक मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे, हमें लगता है कि बहुत जैसे आप देखें तो बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं तो वो पद रिक्त हैं। उन पदों पर स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि युवाओं का दबदबा अधिक रहेगा। अच्छा। और वो जो छोड़ने वाले साथी हैं वो युवा थे भी नहीं, लेकिन उनके पदों पर युवाओं का दबदबा रहेगा ऐसा मुझे लगता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस देश में युवाओं की बात करती है तो युवाओं को तरजीह देगी और अधिक संख्या में युवा चुनाव जीते भी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे युवा चुनाव जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें तो अधिसंख्य विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा युवा होते हैं और युवाओं को तरजीह मिलता है। वो एक तरीके से उस राजनीति की नर्सरी से निकल करके पार्टी के लिए काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। और विद्यार्थी परिषद में भी एक्सपेरिमेंटल तरीके से युवाओं को और युवाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाया जाता है। आंदोलनात्मक, रचनात्मक हो या शैक्षणिक आंदोलन हो, उन आंदोलनों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नर्सरी का काम करती है, युवाओं को भेजती है। और विद्यार्थी परिषद का जो सबसे बड़ा काम है कि विद्यार्थी परिषद के रूप में राजनैतिक संरचना में, राजनैतिक मजबूती में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा युवा वर्ग भी स्वाभाविक रूप से शैक्षणिक संस्थानों में प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए, हम तस्वीर देखिए लगातार दिखा रहे हैं आपके साथ साथ। देखिए स्क्रीन पर शपथ ग्रहण आज होना है। भव्य तस्वीर है कान्हा स्टेडियम की, यानी कि अटल बिहारी स्टेडियम की। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए सवाल ही कि इस बार कहा जा रहा है कि आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इन सबको भी रखा जा रहा है मंत्रिमंडल में। तो एक ये जो शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर एक पूरा फॉर्मूला सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी झलक क्या हो सकती है आपके हिसाब से? ये देखिए, अपनी राजनीति का, अपने काम करने का अंदाज होता है। नरेंद्र मोदी की अपनी स्टाइल है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना ली है। नरेंद्र मोदी कोशिश करते थे कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स का बढ़िया इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में गांधीनगर जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, आपने देखा क्या किसी ने सोचा था हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग जैसा बड़ा विभाग संभालेंगे, या डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश सचिव रहे भारत के, वो विदेश मंत्री हो जाएंगे, या आर.के. सिंह जो होम सेक्रेटरी रहे वो एनर्जी पावर मिनिस्टर हो जाएंगे। तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का तजुर्बा होता है। वस्तुतः सत्ता संचालन का मुख्य दायित्व तो ब्यूरोक्रेट से संभालते हैं। अगर अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं तो मंत्री और मुख्यमंत्री तो उनको खाली निर्देश देता, अपना आइडिया देता, उसका कंप्लायंस वो करते हैं। तो अगर वो खुद ही मुख्य धारा के काम में आ जाए, डिसीजन मेकिंग स्टेटस उनका हो जाए तो बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने यही किया। मुझे लगता है पहली बार भारत की सरकार में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स और डिप्लोमेट, इन सबको रखा गया और सब बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में भी आप देख रही हैं कि जो अफसरान रहे हैं ये कहीं न कहीं सत्ता संचालन में अपनी इनकी भूमिका रही है। तो अब ये निश्चित रूप से जब खुद मंत्री रहेंगे, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में रहेंगे तो शायद बेहतर डिलीवर कर सके, इसके पीछे ही प्रत्याशा होती है। और अब तो देखिए सीएम अरुण आए हैं, सीएम अरुण जैसे अधिकारी, राजेश्वर सिंह आए हैं यूपी पुलिस के, ऑल इंडिया सर्विस अफसर तो नहीं थे लेकिन यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी रहे हैं और ईडी में रहे। सीएम अरुण 1994 बैच के बहुत ब्रिलियंट। जनता के बीच में जो काम किया है प्रदेश में, उस पर ये मोहर है जनता की। सर कई बार से आप जीतते आ रहे हैं लगातार, उसके बाद क्या अपेक्षा है इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार से आपकी? मंत्रिमंडल विस्तार में हमारे अच्छे नेता कार्यकर्ता ये लिए जाएंगे और जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी सब लोग ईमानदारी के साथ
आप भी शामिल प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। आप भी मंत्रिमंडल में इस बार शामिल होंगे? ये बात आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए, उनका निर्देश होगा तो शामिल होंगे, नहीं होगा तो जो काम बताया जाएगा वो करेंगे। और देखिए हेमंत जी, अब हम लोग लगातार यही तो चर्चा कर रहे हैं कि कौन होगा मंत्रिमंडल में शामिल, ये किसी को पता नहीं है, और जिन्हें पता है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है कैमरे पर। सब कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछिए, आप भी कह रहे हैं कि भाई हम पहले से कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ। शिवांगी बताइए। हाँ। ये जो हमारे पास स्क्रीन नहीं है आपके चैनल की। हाँ जी। हम ऐसे बोल रहे हैं सीधे, बिना टेलीविजन के। तो ये कौन सा आप थे जो अभी बोल गए? इनकी आवाज पहचान नहीं पाया। हेलो, हाँ जी। ये अभी स्क्रीन पे कौन सा आप थे जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिम्मा देंगे तो करवा लेंगे? अब हेमंत जी देखिए, यहाँ पर जो चेहरे हैं जिनके नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, उनको लेकर चर्चा हो रही है। आप जिस तरीके से बातों को कह रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप बताइए जरा कि जो चेहरे लगातार छुपा रहे हैं अपनी बातों को कि यहाँ पर हमें नहीं पता है कि कौन सा अभी चेहरा जो है वो मंत्रिमंडल में होगा, कौन सा चेहरा जो है वो नहीं होगा। मैं शिवांगी दूसरी बात कर रहा था। अच्छा, आप अपनी बात रिपीट करिए मंजी, शायद मैं समझ नहीं पाई। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो सज्जन भारत समाचार की स्क्रीन पर आ करके अपना बयान दे रहे थे, कौन सा? अच्छा, राम नरेश अग्निहोत्री जी थे हेमंत जी, जो कि यहाँ पर कह रहे थे। अग्निहोत्री थे, भोगांव से जीत के आए हैं, दोबारा जीते हैं। कैबिनेट मंत्री थे, आबकारी विभाग मंत्री थे, मंत्री बन रहे हैं। इनको मंत्री न बनाने का कोई या बाहर बैठाने कोई कारण नहीं है, कैबिनेट मंत्री रहेंगे। हो सकता है आबकारी विभाग बजाय का विभाग बदल दिया जाए। और जिस जगह से आते हैं मैनपुरी के इलाका है, उत्तर प्रदेश ने ऐसा इतिहास रचा है। और दूसरी बात कि मैं देख रहा हूँ इतना आनंद है लोगों को। मैं जिस फ्लाइट से आ रहा हूँ उस फ्लाइट में भी ऑलमोस्ट हर व्यक्ति ने या तो थंब किया, विश किया, वेव किया, और नहीं तो ये जरूर कहा कि मनोज भाई वो मोदी योगी जी को हमारा बधाई दे देना, हमारा बधाई दे देना, हम जहाँ रहेंगे वहीं से तालियां बजाएंगे। मैं समझता हूँ ऐसा लग रहा है कि लोगों को कि बेसहारों की जीत हुई है। गुंडे माफियाओं के द्वारा दबाए सताए गए दबे कुचले लोगों की जीत हुई है। और मैं समझता हूँ पहले भी हमने एक लाइन कही थी कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। आज वो नज़ारा इकाना स्टेडियम, अटल जी वाले स्टेडियम में दिखेगा। लोग यहाँ फुलवो दे रहे हैं तो भगवा में मिला हुआ है, और साथ में उसमें हरे रंग भी हैं, पिंक भी हैं। मतलब बीजेपी के दामन में इस समय सभी रंग वर्तमान है। बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में लड़ी तो समाजवादी पार्टी से लड़ी, उनके लिए आपका क्या संदेश? समाजवादी पार्टी को उनके अहंकार ने लिया। पहले दिन जब मैंने एक लाइन सुनी थी अखिलेश जी की कि हम 403 में 400 सीट पाएंगे, तो मैं समझ गया था कि ये व्यक्ति बिल्कुल अहंकार के चरम पे पहुंच गए हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको बता दिया है और विश्वास दिला दिया है कि ना तो नोएडा का अंधविश्वास चलता है, ना तो गुंडों बदमाशों का साथ देने पे अब जनता चलाएगी, और ना ही सिर्फ जब मौका मिला कुछ लोगों को आगे बढ़ाना, कुछ लोगों को आर्थिक फायदा देना, अब ये भी नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विकास चलेगा। अच्छा, महाराज जी ने अभी शपथ लिया नहीं है, लेकिन बुलडोजर कई जगह से चलने की खबरें आने लग गई है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो एक सरकार का एक नियमित चलने वाला कार्य है ना। जो लोग, मैंने पहले ही कहा था, मैंने गीत गाया था कि किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, लूट की कमाई पर बुलडोजर चलेगा। तो लूट की कमाई पर बुलडोजर चलाने के लिए तो जनता ने वापस योगी जी को बुलाया है, मोदी जी को बुलाया है। तो मैं समझता हूँ ये रुकना भी नहीं चाहिए। वैसे कुछ ही लोग बचे हैं थोड़े दिन में। तो हेमंत जी देखिए, आपने सुना होगा मनोज जी थे वो क्या गाना गा के और शाराना अंदाज में संगीत गुनगुनाते बता रहे थे कि सारे रंग भारतीय जनता पार्टी की झोली में हैं। और हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि सारे रंगों का एक गुलदस्ता जो हो सकता है इस बार के मंत्रिमंडल में दिखे भी हमें। शिवांगी, यही राजनीति है। माफ कीजिएगा। हाँ।
वर्ष 2009 में यही श्रीमान जी मनोज तिवारी गोरखपुर गए थे। हाँ। समाजवादी पार्टी इनको गोरखपुर ले गई थी, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे। लेकिन राजनीति ऐसी है कि जिसको जहां फब जाए, जिसको जहां लह जाए, जिसको जहां जिसका मन लग जाए वो वही का होता है, और फिर जो उसने पहले क्या कहा है वो भूल जाता है। हम यही तो बात करते हैं। लेकिन आपका सवाल जो मंत्रिमंडल को लेकर के है, निश्चित रूप से बड़े प्रयोग होने जा रहे हैं। प्रयोग में मुख्यतः वही जो यूथ चेहरे आ रहे हैं, महिलाओं को तवज्जो मिल रही है, महिलाओं को कुछ नाम को चर्चा आप लोग कर भी लेते हैं। जैसे बेबी रानी मौर्य अगर डिप्टी सीएम तो बन ही नहीं रहे, डिप्टी सीएम तो ही बनेंगे तय था। तो ये उम्मीद है कि उनको शायद अधिक महत्व देने के लिए उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। और अंजुला माहौर जो मूलतः आगरा की वो भी मेयर रही है, लेकिन हाथरस से रिजर्व सीट से चुनाव जीत के आई है। अगर बेबी रानी मौर्य को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है तो निश्चित रूप से अंजुला माहौर को कैबिनेट बर्थ दी जा सकती है। वो भी दलित चेहरा है और आगरा की मेयर रही है, कई वर्षों से भाजपा मंत्री है। आगे आप आए तो प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात से है। नीलम कटियार जो प्रेमलता कटियार की माता जी कैबिनेट मंत्री रही है कल्याण सिंह की सरकार में। नीलमा कटियार भी राज्य मंत्री रही है, तो उनको रिपीट किया ही जाएगा। कटियार बिरादरी साथी है। और इससे आगे आप बढ़े तो गुलाबो देवी बहुत सज्जन महिला है, पढ़ी लिखी है, लगातार चुनाव जीत रही हैं, पिछली बार मंत्री थी। उनको मुझे लगता है कि उनको शायद एलिवेशन दिया जाए। बिल्कुल हेमंत जी, आपने कुछ महिलाओं के नामों का जिक्र किया और ये देखिए मंत्रिमंडल में शामिल भी होंगी। और हमारे देखिए साथ संजीव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव जी देखिए, सहयोगी दलों की भी भागीदारी इस बार तो दिखेगी, क्योंकि निषाद पार्टी की भी 6 लोग जीते, 6 विधायक बन के आए उनके सिंबल पर। अपना दल के 12 विधायक जीत गए हैं। तो सहयोगी दलों को कैसे साधा जाएगा मंत्रिमंडल में? उनकी संख्या कितनी होगी आपके हिसाब से? देखिए, थोड़ी सी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब आ रही है, लेकिन शायद यदि आप तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच पाए तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से सहयोगी दलों के साथ जिस तरह से एक कन्फ्यूजन की स्थिति रही है इलेक्शन से पहले और जो एक व्यापक मैसेज गया था, उसको भी यहाँ संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा। ये बात उन्हें भी एहसास कराई जाएगी कि यदि आप हमारे साथ हैं तो आपके मान सम्मान और आपके प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी भागीदारी भी उतनी ही मजबूत रहेगी जितनी भागीदारी पहले मजबूत थी। और ये वो दर्शाने की कोशिश भी करेंगे कि यदि कोई हमसे बाहर चला गया तो उसके अपने निजी स्वार्थ थे जिसकी वजह से वो बाहर चले गए, ताकि एक मैसेज जाए कि ये लोग भी हमारे साथ हैं। लगातार मैं एक बात और कहता हूं कि अपने कार्यक्रम की भव्यता और प्रतीकों की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। पिछले 2-3 यदि हम चुनाव के नतीजों को देख लें, हमने देखा कि बंगाल में यदि ममता बनर्जी यदि जीत हासिल की तो किस तरह से भव्यता के साथ उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह को सजाया था। ठीक अभी पिछले बार हमने देखा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किस तरह से भव्यता के साथ अपने जीत का जश्न मनाया। और देखिए राहुल भी, संजीव जी देखिए आपने कहा राहुल कि एक फाइनल कमेंट सबसे ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। एक फाइनल कमेंट, इस बार का मंत्रिमंडल कैसा आप लोग देखना चाह रहे हैं, क्या आपको जानकारी मिल रही है? एक फाइनल कमेंट। नावेश शिको जी सबसे पहले आप, उसके बाद मनोज पांडे जी और उसके बाद हेमंत जी आप। देखिए, एक चीज तो सबसे बड़ी जो मुझे लग रही है कि जो हम जिसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो होता है हमेशा होता है, जिस बात की हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है, वो कुछ होने वाला है और वो होगा। एक चीज। दूसरी चीज, बहुत कम शब्दों में, घटक दल को हम नहीं भूलेंगे जिसके भी चर्चा। बड़ी खबर आ रही भारत समाचार पर, बड़ी खबर बता दें, भारत समाचार पर धमाकेदार खबर है। मंत्रियों से जुड़ी असली खबर भारत समाचार पर। जिनका कोरोना टेस्ट हुआ है वही मंत्री बनेंगे। 70 खास लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ है। एमएलए, एमएलसी और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। कुल 70 लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट, इनमें से 50 एमएलए और एमएलसी। पार्टी के 20 पदाधिकारियों का भी टेस्ट हुआ है। जिन एमएलए, एमएलसी का कोरोना टेस्ट वही मंत्री। और सबसे सही और सटीक खबर देखिए बता रहे हैं राहुल, सुना आपने, जिनका कोरोना मैं भी काफी जानकर हैरान हूं कि जिनका कोरोना टेस्ट होगा वही मंत्री बनाए जाएंगे। हेमंत जी हमारे साथ है। हेमंत जी, एक जानकारी एक्सक्लूसिव तौर पर यह है, जिनका कोरोना टेस्ट हुआ होगा वही मंत्री बनाए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? ये बहुत सटीक जानकारी है। हाँ। जो रिपोर्टर, अरे सटीक जानकारी तो भारत समाचार में मिलती है। रिपोर्टर है, होशियार रिपोर्टर, होशियार चैनल। देखिए, मंच पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे,
और नरेंद्र मोदी की पहली शर्त होती है उनके इर्द गिर्द अगल बगल वही आ जा सकता है जिसका आरटीपीसीआर टेस्ट हो, जो कोरोना से मुक्त हो। ध्यान रखिएगा। और ये पहला फंडा था, बड़े बड़े विद्वानों की निगाह में गई, लेकिन भारत समाचार के रिपोर्टर ने इस पॉइंट को पकड़ा। अब असली लिस्ट अगर लेनी है तो तुरंत सीएमओ दफ्तर संपर्क करके यानी इस बार असली मंत्रियों की लिस्ट जो है, असली मंत्रियों की लिस्ट ये बीजेपी दफ्तर में नहीं और मुख्यमंत्री के पास नहीं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पास नहीं, सीएमओ के पास होगी, जिले के सीएमओ के पास। निश्चित रूप से सही बात है, इसको गंभीरता से लीजिए। मैं उस रिपोर्टर की दाद देता हूं जिसने इस बिंदु पर इस खबर को पकड़ा। खबर ऐसे पकड़ी जाती है, बड़े बड़े विद्वान अंदाजा लगा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, राय व्यक्त कर रहे हैं, क्षेत्र और संतुलन और जात बता रहे हैं। अरे असली खबर तो सीएमओ के यहाँ है, जो बताएगा कि पास हुए या फेल हुए। अब टेस्ट नहीं कराया जाएगा, जिनको मंच पे जाना है, जो मंच पे जाएंगे वही मंत्री बनेंगे। हेमंत जी, इस हिसाब से तो 70 लोगों का मंत्रिमंडल हम समझे क्या होगा? नहीं, उसमें कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी होंगे जो उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चीफ सेक्रेटरी जाएंगे मंच पर, प्रमुख सचिव गोपन जाते हैं मंच पर, इस तरह से और भी लोग होते हैं। उसमें कई लोग राजभवन के कर्मचारी होते हैं जो रजिस्टर लेके जाते हैं, दस्तखत जिसमें होता है। ऐसे और भी लोग 70 मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री 50 से 51 बनेंगे। 51 बन सकते हैं, एक संख्या मोटा मोटा समझेगा। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा शुभ अंक पे जाती है। बाकी तो जो सहयोगी लोग हैं या मंची व्यवस्था से जुड़े या शपथ विधि प्रक्रिया से जुड़े, जो अनिवार्य और आवश्यक अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, वो होंगे। अब भाई कोई मंत्री थोड़ी रजिस्टर उठा के ले जाएगा, तो अधिकारी ले जाएगा ना। तो 70 अगर टेस्ट हुए हैं, ध्यान रखिएगा, तो 50 + 1 51 मंत्री होंगे, 19 सहयोगी होंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के बाकी अन्य लोग होंगे। भाई गवर्नर का भी तो टेस्ट हुआ होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की शर्त है कि प्रधानमंत्री। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए वक्त कम है और राहुल ने जैसा भी कहा, हमारे सहयोगी ने, कि आखिरी कमेंट है, मैं चाहती हूँ एक लाइन पे जवाब। संजीव जी, कैसा मंत्रिमंडल आपके हिसाब से? एक लाइन में जवाब। मनोज जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। कैसा मंत्रिमंडल इस बार? एक लाइन में मंत्रिमंडल, एक लाइन में अगर पूछा जाए तो मंत्रिमंडल हमें लगता है कि ऐसा हो जिसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, रिप्रेजेंटेशन हो। क्योंकि बार बार एक भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रश्न आता है माइनॉरिटी को लेकर के। आप जो मेरा अनुभव कहता है कि ऐसा जरूर कुछ होगा जो हम में से किसी ने कहा ही नहीं, सोचा ही नहीं, चर्चा ही नहीं की। चलिए हेमंत जी, आपका आखिरी कमेंट। अरे मैंने बता दिया, सीएमओ वाली लिस्ट फाइनल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा पे जुड़ने के लिए। तो आज मंत्रिमंडल की सूरत कैसी होगी, कैसे चेहरे होंगे, अगर इसको जानना है तो भारत समाचार पर आप लगातार नजर बना के रखिए। एक एक नाम आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।